Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। 10th क्लास में पढ़ते पढ़ते हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने जिक्र किया था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने जिक्र किया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद फिर बेल्जियम और श्रीलंका, यानी कि ये बेल्जियम है, एथनिक कंपोजिशन को हमने देखा था। एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानती हो, किसी भाषा को मानती हो, वो क्या कहलाता है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री कहलाता है। अब देखो, आपने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे आपने यहाँ पर फ्लेमिश रीजन, पिछली क्लास में मैं आपको इस रीजन के बारे में, यानी कि आपका बेल्जियम जो कंट्री है वहां पर किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बारे में मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपको ध्यान से इसको देखना है, तो पिछली क्लास को पहले देखें फिर इस पर आए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर फ्लेमिश, ये वेलोनिया रीजन 59%, 40%, और यहाँ पर जो ब्रुसेल्स है वो 80 और 20%, और भाषा कौन सी बोली जाती है? डच, और यहाँ वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो बेल्जियम के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? डिवाइडेड थी। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है वो कहाँ डिवाइडेड है? श्रीलंका के अंदर डिवाइडेड है। तो ये आपका यहाँ पर फ्रांस के पास में लगता छोटा सा इलाका, बहुत छोटा सा इलाका, वो है आपका क्या? बेल्जियम। अब देखें, बेल्जियम एंड श्रीलंका, रीजन फॉर द टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण बेल्जियम के अंदर तनाव पैदा हो गया। तनाव पैदा होने का मतलब कन्फ्लिक्ट्स पैदा होना, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े होना, ये क्या कहलाता है? टेंशंस कहलाता है। तो बेल्जियम में टेंशंस क्यों हो रही थी? यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति अमीर भी ज्यादा थे, यानी कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो अपनी पावर को दिखाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के पास पैसा भी ज्यादा था, और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उनके पास पावर भी ज्यादा थी, यानी कि वो राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर 80% से डोमिनेंस कर रहे थे। तो जिसके कारण फ्रेंच भाषा को भी प्रेफरेंस दी गई, और फ्रेंच जो इंसान थे उनको जॉब में प्रेफरेंस देना, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर वगैरह की पोस्ट के लिए अपॉइंट करने के लिए जो प्रेफरेंस है वो किसको दी जाती थी? फ्रेंच भाषा बोलने वालों को दी जाती थी। तो रीजन फॉर द टेंशन देखो क्या है? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये कह रहे हैं कि देश के अंदर डच भाषा बोलने वाले, आप बताएंगे, सोचें कि कितने थे? 59%। कितने? 59%। कौन सी भाषा? डच भाषा बोलने वाले। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने थे बेटे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे 40%। ये परसेंटेज रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये 40% होते हुए भी ये ज्यादा क्या है? पैसे वाले थे और पावरफुल थे। इसका कारण मैंने आपको बताया कि इनको पावर मिली हुई थी, राजनीति में परफॉर्म करते थे, और कितने परसेंट से? 80% से। ब्रसेल्स के अंदर 80% जो कौन थे? आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। दिस वाज द resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later। इसको आप ऐसे समझो, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, अगर आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म से अलग कोई कम्युनिटी रूल कर रही है, शासन कर रही है, लेकिन जब भी वो वैकेंसीज निकाले या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करे, तो प्रेफरेंस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को अगर दिया जाए तो बाकी कम्युनिटी क्या हो जाएंगे? उसके विरोध में जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जो डच भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे उनको क्या नहीं दिए जाते थे? डेवलपमेंट और एजुकेशनल जो प्रॉफिट्स होते थे या फिर जो सुविधाएं होती थी वो बहुत लेट इनको दी जाती थी, जिसके कारण बहुत नाराज थे। कौन नाराज थे? जो डच भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। किससे?
फ्रेंच भाषा बोलने वालों से। The tension between the two communities was more acute in the Brussels। मैंने बताया ना कि यहाँ पर राजधानी के अंदर जो पावर थी वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के पास पावर ज्यादा थी। ब्रसेल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital। यानी कि देश के अंदर डच भाषा बोलने वाले 59% थे, लेकिन जो राजधानी थी उसमें तो सिर्फ कितना थे, ये 20% थे, जिसके कारण ज्यादा बातें, ज्यादा अधिकारों की बातें सिर्फ डच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के लिए की जाती थी। जो आपके ये क्या है, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे उनके लिए की जाती थी। डच भाषा बोलने वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। आगे देखिए, अब ये है बेल्जियम का तो कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन आपने देख लिया कि बेल्जियम के अंदर किस तरीके से एथनिक कंपोजिशन एग्जिस्ट करता था। अब देखेंगे आपका श्रीलंका का कंपोजिशन। श्रीलंका में आप अगर इंडिया को ऐसे ड्रॉ करें तो सदर्न मोस्ट की तरफ आपका ये इलाका लगता है। किसका इलाका लगता है? ये आपका श्रीलंका। यानी कि अगर हम यहाँ अपना ये अपना देश का मैप ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपका श्रीलंका दिखाई देता है। तो हमारे पानी के रास्ते में लगने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? आपका श्रीलंका है। अब यहाँ पर क्या है, अलग तरह का कंपोजिशन था। देखो इसको कैसे, कि यहाँ पर सिन्हाला भाषा बोलने वाले थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले स्पीकर्स, और जिनकी परसेंटेज कितनी थी? 74%, बहुत ज्यादा है। यानी कि और आपका ये लगा लो, आपका 3/4% इनका ये रहेगा, तो 74%। और बाकी जो रह गए, यानी कि ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये 74% जो कि सिन्हाला भाषा बोलते हैं। और ये कौन से धर्म को मानते हैं? ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। सीधी सी बात कि जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें 74% कौन है? सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और जो कि कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? वो आपके बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी ये पैचेस में ये रह गए, ये क्या है? तमिल्स हैं। क्या है? तमिल। और तमिल की परसेंटेज है 18%। क्या है? 18%। इसमें भी सब डिवीजन है। एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स, और एक है इंडियंस तमिल्स, इंडियंस तमिल्स। ये अलग अलग इनका कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो ये 18 का क्या रहेगा? 13% तो श्रीलंकन तमिल्स हैं। बताती हूँ कैसे हैं। और फिर इसके बाद 5% कौन रह गए? इंडियन तमिल्स रह गए। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बार फिर रिवाइज करो कि सिन्हाला भाषा बोलने वाले 74% जो कि कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से 18%, कितना परसेंट? 18% जो कि कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। और कुछ तो उसमें श्रीलंकन तमिल्स हैं। क्या है? श्रीलंकन तमिल्स। यानी कि ये आपको ऑरेंज कलर का जो इलाका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन रहते हैं? श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, जिनकी परसेंटेज कितनी है? 13% है। कितना? 13%। ऐसे ही ये जो डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं, यहां पर इंडियन तमिल्स कितना है? 5% है। इसको इतना समझो। बाकी जो परसेंटेज रह गए वो कौन थे? क्रिश्चियंस थे। कौन थे? क्रिश्चियंस थे। यानी कि इनको एड ऑन करोगे तो इसके बाद जो निकलता है, यानी कि माइनस करके निकलता है, तो वो कितना परसेंट रह गए? 7% के आसपास। वो कौन थे? आपके क्रिश्चियंस। आगे देखें, अब इसको यहां से पढ़ लें। श्रीलंका हैज द डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के अंदर भी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन थी। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। ये मैं आपको बता चुकी हूं। अमंग द तमिल्स देयर आर द
टू सब ग्रुप्स, यानी कि तमिल्स के अंदर भी कितने ग्रुप बटे हुए थे? 2 ग्रुप बटे हुए थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स 13%, और बाकी इंडियन तमिल्स कितने रह गए? 5%। द रेस्ट हुज forefather came from India as plantation worker during the colonial period are called the Indian Tamils। अब ध्यान से सुनो, यहां पर हमारी तमिलनाडु वाली, जो तमिलनाडु वाली स्टेट लगती है, अब जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, किसका टाइम था? ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब वो यहाँ पर रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो यहाँ से बहुत सारे इंसानों को कहाँ लेकर आते थे? श्रीलंका के अंदर लेकर आते थे। तो यहाँ पर क्या कराते थे? प्लांटेशन कराते थे। प्लांटेशन का मतलब होता है बड़े बड़े बाग डेवलप करना, यानी कि यहाँ किसके बाग मिलते थे? चाय के बाग मिलते थे। तो यहाँ पर काम करने के लिए किसको लेकर आते थे? तमिल्स को लेकर आते थे। और तमिल्स क्या है? अलग अलग तमिल्स 2 तरह के धर्म को फॉलो करते थे। वो मुस्लिम भी होते थे, क्या होते थे? मुस्लिम भी, और क्या होते थे? हिंदू भी होते थे। तो हमेशा याद रखना कि तमिलनाडु की तरफ से आए हुए व्यक्ति जो कि कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल भाषा बोलते थे। और श्रीलंकन तमिल उनको कह रहे हैं जो श्रीलंका में रहने वाले व्यक्ति, और धीरे धीरे कौन सी भाषा सीखनी स्टार्ट कर दी? उन्होंने तमिल भाषा को सीखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से इंडियंस के प्रभाव से कौन सी भाषा यहाँ पर डेवलप हो गई थी? यहाँ पर तमिल भाषा डेवलप हो गई थी। तो इस कारण से यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे, उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, तो बेल्जियम में आपने देखा कि जो आपकी कौन सी भाषा, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कि डच भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति थे उनको किसी तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ऐसे ही कौन है? तमिल्स हैं जिनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। देखो आगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट। मैंने बताया ना कौन से धर्म को फॉलो करते थे सिनाला भाषा बोलने वाले? बौद्ध धर्म को। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदू या मुस्लिम्स, यानी कि जो तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे वो ज्यादातर या तो हिंदू थे और या फिर मुस्लिम। बाकी जो रह गए वो क्या थे? क्रिश्चियंस थे, और क्रिश्चियन तमिल और सिन्हाला दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। अब ये देखें, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि श्रीलंका को कब आजादी मिलती है? पूछ लिया जाता है। यानी कि हम 1947 में आजाद हुए थे, श्रीलंका हमारे से 1 साल बाद आजाद होता है। कब होता है? 1948 में आजाद होता है। So to secure the dominance over the government by the virtue of their majority, majority में कौन थे एक बार बताएं? यानी कि 74% कौन थे? आपके सिन्हाला थे। तो वो मेजोरिटी के आधार पर रूल करना चाहते थे, यानी कि संख्या में जो व्यक्ति ज्यादा हैं उस आधार पर कौन रूल करना चाहते थे? जो श्रीलंकन्स थे वो रूल करना चाहते थे। जो कौन सी भाषा बोलते थे? सिन्हाला भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब देखो कि यहाँ पर कहां पर श्रीलंका के अंदर किस तरह टेंशन डेवलप हुई, यानी कि यहाँ पर तनाव कैसे हुआ? पढ़ो, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि हमारी संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है? सिन्हालास की संख्या ज्यादा है। उस आधार पर श्रीलंका के अंदर क्या करना? शासन करना क्या कहलाता है? मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। देखो, बहुसंख्यकवाद इसको कहते हैं हिंदी में। स्टेप टेकन टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुपरमेसी आर इन 1956। अब देखो टाइम, जब आजाद कब हुए थे? 1948 में आजाद हुए थे। कब हुए थे? 1948 में। कौन आजाद हुए थे? आपका श्रीलंका आजाद हुआ था। तो धीरे धीरे पावर को लेना स्टार्ट किया। किसने पावर को लेना स्टार्ट किया? सिन्हालास ने पावर को लेना स्टार्ट किया। और फिर देखो क्या किया इन्होंने। In 1956, an act was passed to recognize the Sinhala as only official language, thus the disregarding Tamils। अब देखो, अगर आपको ये कहें, यानी कि आप नदन पार्ट में रहते हैं, इंडिया के नदन पार्ट में रहते हैं, अगर आपको ये कहें कि आप तमिल भाषा सीखें, आप मलयालम भाषा सीखें,
आप ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, ये सभी को आपको सीखनी पड़ेगी। अगर इस तरह का ऑर्डर अगर आपको भी दे दिया जाए तो आप भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि हम इस भाषा को क्यों पढ़ें, हमें क्या जरूरत इस भाषा को पढ़ने की। तो आप क्या कर सकते हैं, इस बात पर विरोध कर सकते हैं। तो ऐसा ही कहां पर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ कि सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद ऐसा होता है कि वहां उस भाषा को पढ़ना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये पहली नाराजगी ये कि तमिल्स पर कौन सी भाषा थोप दी गई, सिन्हाला भाषा थोप दी गई। द गवर्नमेंट फॉलोड द preferential policies that the favored Sinhala applicant for the university positions and the government jobs। यानी कि प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि तवज्जो देना, क्या देना, तवज्जो या महत्व देना। जब भी कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकाली जाती तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले, जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती। कहां पर कि यूनिवर्सिटी में कोई जॉब है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है वहां पर इनको प्रेफरेंस दी जाती थी। तो आप देखो, जो जिस देश के अंदर अलग अलग धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, अगर वहां की गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हुए और इस तरह की बातें करने लग जाए तो वहां पर कन्फ्लिक्ट होना तय है, लड़ाई झगड़े होना तय है। देखो, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। और एक और बात की कि यहाँ पर पहले तो ये कहा कि आपको कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी, सिन्हाला, और किसको प्रमोशन दिया, बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। यहाँ पर सभी को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इस तरह की बातें कब की गई, 1956 में एक एक्ट पास किया जहां पर सिन्हाला भाषा, और फिर क्या कहा गया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए, उसमें ये कहा कि ये क्या आपका बुद्धिज्म जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपको जबरदस्ती कोई ये कहे कि आप अपने धर्म को छोड़ो, आपके धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आप इस धर्म को अपनाओ, तो आप क्या करेंगे, उस दौरान आपकी क्या सिचुएशन रहेगी। तो इसी तरीके से आगे देखें, impact of step taken to establish Sinhala supremacy, all these government measures increase the feeling of the alienation। alienation का मतलब क्या होता है, अलग थलग दिखना। क्या है, अलग थलग दिखना। द श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो तमिल भाषा बोलने वाले थे, अब उनको ये एहसास होने लग गया कि हमें तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे तो कुछ ऐसे ना ही तो जॉब प्रेफरेंस है, ना ही कोई सुविधाएं हैं, अगर सुविधाएं मिल भी रही है तो बहुत लेट मिल रही हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अपने पार्ट पर ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देंगे, जिस आधार पर क्या है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ होना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है, इश्यू या मुद्दे उठाने स्टार्ट करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, they felt that the Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language और culture। अगर देखो, आपको ये कहें कि आप अपने कल्चर को छोड़ें, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, आपको ये कहें कि आपको ये धर्म फॉलो नहीं करना है, आप इस धर्म को फॉलो करो, और आपको ये कह दिया जाए कि आपका धर्म अच्छा नहीं है, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो तमिल्स थे, अब उनको एहसास हो रहा था कि ये जो सिन्हाला हैं वो हम ना ही तो हमारी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं और ना ही हमारे कल्चर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। They felt that the constitution and government policy denied them equal political rights। ये है ना, ये राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार। यानी कि श्रीलंका अपने आप को कैसा देश बता रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री बता रहा है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, यानी कि अधिकार ही नहीं है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम कौन से देश में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो इस तरह की भावना कहाँ नहीं आती है, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स में नहीं आती है, और वो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल क्या कर दिया है, देश के अंदर अलग थलग कर दिया है।
डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। ये तो था ही कि अगर देखो, जो इंसान पढ़ा लिखा है, यानी कि डिग्रीज ले रखी है, बहुत मेहनत करता है, और फिर उसको ये दिखाई दे कि वो दूसरे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या कर रहे हैं? वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के मन में क्या एहसास होगा? इसको आप अच्छे तरीके से, आप जैसे आपको आज के टाइम रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर भी होता है, श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन वाली बातें हैं, जहां पर जिसके कारण बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, किसके साथ? जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनके साथ भेदभाव होता है। एज रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और धीरे धीरे जो रिलेशन थे, जो सिनाला भाषा बोलने वाले थे और तमिल भाषा बोलने वाले थे, उनके बीच में झगड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो आगे, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स का क्या रिएक्शन रहा, यानी कि जो एक्शन उन्होंने लिया था, सिन्हाला गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया था, उसके खिलाफ क्या रिएक्शन रहा? किसका रहा? आपका तमिल्स का। श्रीलंकन तमिल्स इसमें ज्यादा क्या है? प्रेफरेंस ले रहे थे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज, अपनी क्या बनानी स्टार्ट कर दी? पार्टी, ऑर्गेनाइजेशंस बनानी स्टार्ट कर दी। और स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और देखो, पहला मुद्दा उठाया उन्होंने, देखो क्या है, इन्होंने पहला मुद्दा उठाया कि हम नहीं पढ़ेंगे, कौन सी भाषा नहीं पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे आपकी सिन्हाला भाषा, हम नहीं देते प्रेफरेंस। किसको प्रेफरेंस नहीं देते? आपके बौद्ध धर्म को प्रेफरेंस नहीं देते, हम अपनी भाषा को प्रेफरेंस देते हैं। और उसके तहत इन्होंने क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज किसको मानने के लिए कह दिया कि तमिल भाषा को क्या डिक्लेयर करो? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। और द रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। और हमें ये तसल्ली दिलाओ, यानी कि हमें ये आश्वासन दिलाओ कि जहां पर भी जॉब वैकेंसीज, अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां पर इक्वली पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? तमिल्स हो सकते हैं। यानी कि हम भी क्या है, देश के अंदर खुले आम वैकेंसीज निकाली जाएं जिसमें हम क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सके। आगे देखो, बाय द 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam। ये तमिल एलम, यानी कि इन्होंने अलग से एक तमिल एलम का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो तमिल एलम की डिमांड करने लग गए कि भाई हमारा क्षेत्र अलग कर दो, अलग कर दो। आपने देखा था कि नॉर्थ के पार्ट में और ईस्ट वाले पार्ट में कौन थे? तमिल्स थे। तो ये कहने लग गए कि हमें एक अलग स्टेट दो, जिसको क्या कहेंगे? हम तमिल एलम कहेंगे। नदन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था, अभी दिखा भी देती हूँ। तो जिसके कारण धीरे धीरे सिविल वॉर होता है। इसको कहते हैं गृह युद्ध। घर के अंदर ही युद्ध होना क्या कहलाता है? सिविल वॉर होता है। तो सिन्हाला भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर। देश के अंदर ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और जिसके कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कहां पर? श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? श्रीलंका की जनता ये जो अलग अलग ये एक्ट्स लेकर आ रहे थे, सिन्हालास जो एक्ट लेकर आ रहे थे, उनका प्रभाव किस तरीके से तमिल भाषा बोलने वालों पर रहा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी टेंशन्स आई, यानी कि जिसके कारण श्रीलंका के अंदर माहौल खराब हुआ, जिसके कारण बहुत ज्यादा
क्या लड़ाई झगड़े इनके बीच में होने स्टार्ट हो गए और मारना पीटना हत्याएं करना, इस तरह की सिचुएशन कहां पर क्रिएट हो जाती हैं, श्रीलंका के अंदर क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम अपनी कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बेटे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।